नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना राष्ट्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर। जब भी भारत का कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करता है, उसके साथ सिर्फ एक सरकार नहीं जाती, बल्कि सवाल, फैसले और अधूरे जवाब भी पीछे रह जाते हैं। और उन्हीं सवालों के बीच देश अगला नेतृत्व चुनता है। आज हम उसी सिलसिले को शुरुआत से अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जब भारत आजाद हुआ था। और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक सत्ता में रहे। और ये वो दौर था जब भारत को शून्य से खड़ा किया जा रहा था। बंटवारे के जख्म, शरणार्थियों का पुनर्वास, प्रशासनिक ढांचे का निर्माण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना। नेहरू ने संविधान को लागू कराया, योजना आयोग के जरिए विकास की दिशा तय की, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत किया और आईआईटी, एम्स, इसरो जैसे संस्थान खड़े किए, ताकि भारत केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की भी तैयारी कर सके। विदेश नीति में गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए भारत ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। लेकिन 1962 का चीन युद्ध ये भी दिखा गया कि आदर्शवाद और जमीनी सुरक्षा के बीच संतुलन आसान नहीं होता। नेहरू के निधन के साथ ही ये युग समाप्त हुआ और देश एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां स्थिरता सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। इसी स्थिरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी 27 मई 1964 को गुलजारी लाल नंदा के कंधों पर आई। वो 9 जून 1964 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। ये समय निर्णयों से ज्यादा संतुलन का था। नंदा का काम था सत्ता को थामे रखना, व्यवस्था को चलाते रहना और ये सुनिश्चित करना कि नेतृत्व का बदलाव किसी संवैधानिक संकट में न बदले। और जब ये संक्रमण पूरा हुआ, तब देश को एक नया पूर्णकालिक प्रधानमंत्री मिला। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और 11 जनवरी 1966 तक सत्ता में रहे। नेहरू युग के बाद शास्त्री जी के सामने चुनौती थी विश्वास बहाल करने की। देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था और सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शास्त्री जी ने संयम और दृढ़ता दोनों दिखाई। जय जवान जय किसान का नारा इसी दौर में सामने आया, जिसने ये साफ कर दिया कि सुरक्षा और खेती अलग अलग मुद्दे नहीं बल्कि एक ही राष्ट्रीय रणनीति के हिस्से हैं। लेकिन शास्त्री जी का अचानक निधन इस उभरते नेतृत्व को अधूरा छोड़ गया और देश एक बार फिर अनिश्चितता में चला गया। इस अनिश्चितता को संभालने के लिए 11 जनवरी 1966 को एक बार फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और 24 जनवरी 1966 तक सत्ता संभाली। लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुका था कि देश को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो निर्णायक फैसले ले सके। और इसी पृष्ठभूमि में 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का पहला कार्यकाल 24 मार्च 1977 तक चला और ये दौर भारतीय राजनीति में शक्ति के केंद्रीकरण का दौर था। शुरुआत में कमजोर समझी गई इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर आर्थिक नीतियों को नया मोड़ दिया। 1971 के युद्ध ने भारत को निर्णायक क्षेत्रीय शक्ति बनाया और बांग्लादेश के निर्माण के साथ भारत का कद बढ़ा। लेकिन इसी कार्यकाल में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया, जिसने लोकतंत्र, प्रेस और नागरिक अधिकारों पर गहरे सवाल खड़े किए। और जब 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि सत्ता की ताकत की भी एक सीमा होती है। इस संदेश के साथ 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 तक सत्ता में रहे। ये पहली बार था जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। देसाई सरकार का सबसे बड़ा काम था आपातकाल के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जमी धूल को हटाना, प्रेस की आजादी बहाल करना और ये भरोसा लौटाना कि संविधान सर्वोपरि है। लेकिन आंतरिक मतभेदों और अस्थिर गठबंधन के कारण ये सरकार लंबी नहीं चल सकी और राजनीतिक अस्थिरता एक बार फिर लौट आई। इस अस्थिरता के बीच 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 14 जनवरी 1980 तक सत्ता में रहे। वो किसान राजनीति की आवाज थे और ग्रामीण भारत को नीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संसद में बहुमत न होने के कारण उनका कार्यकाल सीमित रह गया और देश को एक बार फिर स्थायी नेतृत्व की तलाश होने लगी। और यही तलाश
14 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी की वापसी के साथ पूरी हुई और वो 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन ये दूसरा कार्यकाल पहले से कहीं ज्यादा कठिन था। आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय असंतोष और विशेष रूप से पंजाब संकट ने सरकार को कठोर फैसले लेने पर मजबूर किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार इसी दबाव की परिणति था और इसी दौर में इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को झकझोर दिया, जिससे एक पूरा युग अचानक समाप्त हो गया। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और 2 दिसंबर 1989 तक सत्ता में रहे। ये सत्ता हस्तांतरण सहानुभूति की लहर के बीच हुआ। राजीव गांधी युवा थे और उनके साथ राजनीति में तकनीकी और आधुनिकता का प्रवेश हुआ। कंप्यूटराइजेशन, टेलीकॉम सुधार और प्रशासनिक बदलाव इसी दौर की पहचान बने। लेकिन समय के साथ बोफोर्स जैसे विवादों ने सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर किया और 1989 में सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार हो गई। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और 10 नवंबर 1990 तक सत्ता में रहे। उन्होंने मंडल आयोग लागू कर सामाजिक न्याय को राजनीति के केंद्र में ला दिया। ये फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन इसके कारण देश में तीव्र सामाजिक तनाव भी पैदा हुआ। समर्थन और विरोध के बीच सरकार अस्थिर हुई और अंततः गिर गई, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ गई। इस अनिश्चितता में 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 तक सत्ता में रहे। ये भारत के इतिहास का सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और देश डिफॉल्ट होने की कगार पर था। उनकी सरकार अल्पकालिक रही, लेकिन इस संकट ने साफ कर दिया कि अब पुराने आर्थिक मॉडल के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसी एहसास के साथ 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और 16 मई 1996 तक सत्ता में रहे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का फैसला लिया, लाइसेंस राज को समाप्त किया, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की और भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। ये बदलाव इतना गहरा था कि इसके बाद की हर सरकार उसी ढांचे पर आगे बढ़ती दिखाई दी। जिसके बाद गठबंधन राजनीति का दौर आया और 16 मई 1996 को एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। वो 1 जून 1997 तक सत्ता में रहे। इस दौर में केंद्र और राज्यों के संबंधों पर नया जोर दिया गया, लेकिन सरकार स्थिर नहीं रह सकी और नेतृत्व फिर बदला। 1 जून 1997 को इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और 19 मार्च 1998 तक सत्ता में रहे। उन्होंने गुजराल सिद्धांत के जरिए पड़ोसियों से रिश्तों को नए तरीके से देखने की कोशिश की, लेकिन घरेलू राजनीति की अस्थिरता ने उनकी सरकार को भी सीमित कर दिया। इस अस्थिरता से देश को बाहर निकालने का वादा लेकर 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 22 मई 2004 तक सत्ता में रहे। पोखरण परमाणु परीक्षण के साथ भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता स्पष्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया और गठबंधन राजनीति को स्थायित्व देने की कोशिश की गई। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और 26 मई 2014 तक सत्ता में रहे। वो आर्थिक सुधारों के अनुभवी चेहरा थे। भारत अमेरिका परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता दी, लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार के आरोपों और नीतिगत ठहराव की धारणा ने सरकार को कमजोर किया। और फिर आई 26 मई 2014, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और ये सत्ता परिवर्तन केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि शासन की शैली बदलने का संकेत था। मोदी ऐसे समय सत्ता में आए जब देश में नीति निर्णय को लेकर ठहराव, भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक सुस्ती की चर्चा काफी तेज थी। उन्होंने शुरुआत से ही ये संकेत दिया कि उनकी राजनीति का केंद्र देश फैसले, मजबूत नेतृत्व और केंद्रीकृत शासन मॉडल होगा। पहले कार्यकाल में उन्होंने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा दिया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए सार्वजनिक व्यवहार और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को बदला। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देकर सामाजिक कल्याण को सीधे लाभार्थी से जोड़ने की कोशिश की गई और इसी दौर में 2016 की नोटबंदी हुई, जैसे काले धन, नकली नोट और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर पेश किया गया। हालांकि इसके आर्थिक असर और प्रभाव को लेकर बहस आज भी जारी। 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जनादेश मिला। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का फैसला लिया,
जिससे जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव हुआ और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण और सुरक्षा को इसका मुख्य आधार बताया। इसी कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ, जिसने दशकों पुराने विवाद को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंचाया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा वैश्विक और अप्रत्याशित संकट रहा कोविड-19 महामारी। अचानक लगे लॉकडाउन, स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव और आर्थिक गतिविधियों के ठहराव ने सरकार के सामने अभूतपूर्व चुनौतियां रखी। इसी दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन, सप्लाई चेन और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना था। वैक्सीनेशन ड्राइव को सरकार ने अपनी सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धियों में शामिल किया और इसे वैश्विक मंच पर भारत की क्षमता के तौर पर प्रस्तुत किया गया। आर्थिक मोर्चे पर जीएसटी को और सुदृढ़ करने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के विस्तार पर जोर दिया गया। विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका के जरिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को अधिक आक्रामक और दृश्यमान बनाने की कोशिश हुई। वहीं आलोचकों का कहना रहा कि इस दौर में संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघीय संतुलन को लेकर सवाल भी खड़े हुए। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल निर्णयों की गति, राजनीतिक संदेश की स्पष्टता और मजबूत नेतृत्व के इर्द गिर्द केंद्रित रहे। उनके समर्थक इसे निर्णायक शासन कहते हैं, तो आलोचक अत्यधिक केंद्रीकरण। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी युग ने भारतीय राजनीति, प्रशासन और राजनीतिक संवाद की भाषा को पहले से अलग दिशा दी है और आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति इसी दौर के प्रभावों के इर्द गिर्द आंकी जाती रहेगी। दोस्तों, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।